गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन वही है, चैप्टर नंबर 11, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। और आज की हमारी जो लास्ट की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्पणियां हैं जिसके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आज की हमारी कुछ टिप्पणियां हैं अलग अलग, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं चेम्सफोर्ड और देशी राजाओं के संबंध। 1916 में चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय बनकर आया, जो 1921 ईस्वी तक रहा। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसी कारण बार बार चेम्सफोर्ड को देशी राजाओं से संपर्क करना ही पड़ता था। इससे राजाओं और अंग्रेजों में कुछ निकटता भी आ गई थी। भारत सचिव मॉन्टेग्यू भी इसी प्रवृत्ति का था और 1917 में भारत में किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर चुका था। इस कारण 1917 में ही इन दोनों राज्यों ने देशी राज्यों में सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के संबंधों की समीक्षा की और विचार दिए। पहला था ये कि भारतीय राजा ब्रिटिश भारत में घटने वाली घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकते और राजाओं को अपने राज्यों में कुछ राजनीतिक सुधार भी करने चाहिए। राजाओं को एक दूसरे से अलग रखने की नीति का त्याग करके साम्राज्य के हितों के मामले में परामर्श करते रहना चाहिए। राजाओं को देश के सामाजिक आर्थिक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देना चाहिए। सभी राजाओं के साथ एक सी नीति अपनानी चाहिए। ब्रिटिश सरकार को राजाओं पर दोषारोपण की नीति भी बदलनी चाहिए। ये चेम्सफोर्ड की थी। इसके बाद 1919 के बाद की जो देशी रियासतें थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार की नीति देशी राजाओं के प्रति सहयोग और सहानुभूति की बन गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। परंतु नवंबर 1919 में इसकी स्थापना की घोषणा करते समय चेम्सफोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मंडल का कार्य केवल सलाह देने का होगा। वायसराय नरेंद्र मंडल का पदेन अध्यक्ष था और एजेंडे को स्वीकृति वही देता था। इसके 120 राजा इसके सदस्य थे। मंडल का कार्य अपने पास प्रेषित समस्त प्रश्नों पर वायसराय को सलाह देना था, राज्यों से संबंधित प्रश्नों को उठाना था। वो केवल इसका स्वरूप एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में होने के कारण यह प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंधी कार्य नहीं कर सकता था, बहस भी नहीं हो सकती थी। अतः स्पष्ट है कि राज्यों और ब्रिटिश सरकार को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास केवल एक पवित्र आशा ही बनी रही। सर्वोच्च सत्ता ही बनी रही और वह पूर्व की भांति असंगतिपूर्ण भी बनी रही। 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल का उद्घाटन हुआ। इसकी स्थापना के बाद देशी राजाओं को यह एहसास हो गया कि अब उनकी विलासिता के दिन नहीं रहे और अहस्तक्षेप की नीति के कारण उन्हें जो स्वायत्ता मिली है उसको उनका पूरा लाभ मिलना चाहिए। अब छोटे छोटे अधिकारी भी कर्जन के समय में वो देशी राज्यों में हस्तक्षेप करते थे। 1921 के बाद छोटे छोटे राजा ही राजनीतिक अधिकारियों की छोटी छोटी गलतियों पर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे थे, लेकिन सरकार राज्यों को अपना स्वामी भक्त बनाए रखना चाहती थी। अतः 1921 के बाद सरकार ने देशी राज्य में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। तो अब इसके बाद जो होता है वो बटलर कमेटी आती है। नरेंद्र मंडल की स्थापना के बाद राजाओं में भारत सरकार के हस्तक्षेप की नीति के प्रति असंतोष व्याप्त था। वे अपने को स्वतंत्र शासक समझते थे। वे केवल विदेशी मामलों व कुछ परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रभाव को स्वीकारना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने संगठित हुए और उन्होंने देशी राज्यों की स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई तो उन्हें सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत पसंद नहीं था। अतः सरकार भी उनके साथ संबंध खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया। इसके प्रमुख कार्य था देशी राजाओं के साथ भारत सरकार के संबंधों पर विचार करना। देशी राजाओं ने इंग्लैंड के विख्यात कानूनविदों को बुलाकर कमेटी के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहा। उनका मुख्य तर्क था कि सर्वोच्च सत्ताधारी के अधिकार सीमित थे और राज्यों के आंतरिक मामलों में उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। परंतु बटलर ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया और अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि देशी रियासतें जब से ब्रिटिश शक्ति के संपर्क में आई थी वे कभी स्वतंत्र नहीं रही। वे उनमें से कुछ तो अंग्रेजों द्वारा आरक्षित थी और कुछ अंग्रेजों ने ही बनाई थी। तो उन 565 जो रियासतें थी, स्ट्रेची ने प्रमुख रूप से उनको 2 श्रेणी में बांटा था। उनमें प्रथम श्रेणी में थी हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर और बड़ौदा। दूसरी श्रेणी में थी राजपूताना, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बागलखंड और गुजरात सहित बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी।
फिर लॉर्ड इरविन आता है और वो देशी रियासतों के साथ उसका क्या संबंध था। जब 1926 में लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय बनकर आया तो वो देशी राजाओं को अपने शासन में सुधार करने को उसने कहा, लेकिन देशी राजा नाराज हो गए। उन्होंने सुधारों के प्रति न तो कोई प्रतिनिधि संस्था स्थापित की और न ही कोई प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने वही कुलीन परंपरा बनाए रखी। ज़्यादातर राजा किसी न किसी प्रकार के लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे। केवल मैसूर, बड़ौदा, ट्रावनकोर, कोचीन ही इसका अपवाद थे। कुछ देशी राजाओं का विश्वास था कि अंग्रेजों के साथ की गई संधि से प्राप्त अधिकार उन्हें ब्रिटिश भारत में घसीटने वाली क्रांतिकारी घटनाओं से सुरक्षित रखेंगे। और इरविन से पहले लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से 1926 तक भारत का वायसराय था, उसके समय भी विदेशी राजा सर्वोच्च सत्ता की व्याख्या जानने के इच्छुक थे। उसके इंग्लैंड वापस लौटने से पहले निजाम ने 1926 में पहली बार बरार प्रदेश वापस मांगते हुए दावा किया था कि आंतरिक मामलों में ही उसका राज्य उतना ही स्वतंत्र है जितना कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार। तो इसके बाद 20वीं शताब्दी में के तीसरे दशक में सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार और नरेशों के मध्य टकराव का प्रमुख कारण बन गई थी। 1929 में इरविन के काल में यह प्रश्न फिर पैदा हुआ कि देशी राज्यों की जो शक्तियां हैं वो क्या हैं। बटलर कमेटी ने भी ये घोषित किया कि सर्वोच्च सत्ता का राज्यों से संबंध केवल जीवंत विकासमान संबंध है जो परिस्थितियों और नीतियों द्वारा निरूपित हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार 1928 में ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च ही रहनी चाहिए। उसे बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं अनुकूल बनाकर परिभाषित करके अपने दायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। अब इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है और देशी रियासतों से उसके क्या संबंध थे। ब्रिटिश सरकार देशी नरेशों द्वारा दी गई सहायता से कृतज्ञ थी, इसलिए 1942 में जब स्टैफर्ड क्रिप्स भारत में आया तो वह देशी राज्यों का भी हित लेकर के आया था। 2 अप्रैल को 1942 को देशी नरेश क्रिप्स से मिले और उसमें नावानगर के जाम साहब नरेंद्र मंडल के चांसलर थे और उनके साथ बीकानेर नरेश सादुल सिंह और पटियाला नरेश यादवेंद्र सिंह भी नरेशों के प्रतिनिधियों के रूप में थे। और उनकी 2 प्रमुख विचार था, क्या 2 प्रश्न थे। क्या भारतीय संघ में न मिलने वाली रियासतों को अपना स्वतंत्र संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी? क्या ब्रिटिश क्राउन भारत संघ में न मिलने वाली रियासतों के प्रति पहले की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करता रहेगा? किंतु क्रिप्स दोनों ही शंकाओं का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया और 9 अप्रैल को यह स्पष्ट हो गया कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और जब देशी राजाओं का प्रतिनिधिमंडल पुनः 10 अप्रैल को क्रिप्स से मिला तो उसे एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उसमें बताया गया था कि देशी राजा भारतीय संघ को सफल बनाने में यथासंभव सहयोग देंगे, परंतु संघ में न मिलने की अवस्था में उन्हें संप्रभुता संपन्न संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला और जब वह क्रिप्स 12 अप्रैल को वापस लौट गया तो देशी राजाओं को सुख की चैन ली। इसके बाद लॉर्ड वेवल आता है और उसके देशी राजाओं से क्या संबंध थे। 17 जनवरी 1946 को शिमला में लॉर्ड वेवल ने नरेश मंडल की एक सभा का आयोजन किया। उसमें देशी राजाओं को विश्वास दिलाया कि क्राउन्स के साथ उसके संबंधों में परिवर्तन उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किए जाएंगे। फिर कैबिनेट मिशन आता है और देशी राज्यों से उसके क्या संबंध रहे। 1946 में भारत में राजनीतिक परिवर्तन तेज गति से हो रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारतीयों को जल्दी सत्ता सौंपने की घोषणा कर रखी थी और इस घोषणा से राजा अपनी संप्रभुता के लिए चिंतित थे। मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान निर्माण के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस भारत की अखंडता के लिए प्रयास कर रही थी। इन कठिन हालातों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री एटली ने 10 फरवरी 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इसमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। यह मिशन 24 मार्च को भारत में पहुंचा। उसने नरेश मंडल के चांसलर, मध्यकाल रियासतों के प्रतिनिधि, पटियाला, बीकानेर और नवाबनगर के शासकों से संयुक्त रूप से बात की। इसमें कहा कि छोटी रियासतों का प्रतिनिधित्व डूंगरपुर तथा बिलासपुर किया जा कर रहे थे और नरेशों ने बताया कि उनकी संप्रभुता को यथासंभव बनाए रखने की बात कही। अभाग्यवश इस समय नरेश मंडल का चांसलर नवाब भोपाल था। वह देशी राजाओं को भारत में तीसरी शक्ति के रूप में उभारना चाहता था।
परंतु कैबिनेट मिशन ने घोषणा कर दी कि एक नवीन शासन के स्थापित होते ही रियासतों पर क्राउन की सर्वोच्च सत्ता का भी अंत हो जाएगा। क्राउन के साथ अपने संबंधों पर आधारित रियासतों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे और रियासतों ने क्राउन के सामने जिन अधिकारों को समाप्त कर दिया था वे उन्हें वापस मिल जाएंगे। इस घोषणा से देशी राजाओं के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के मंसूबे पर पानी फेर दिया। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है और उसमें देशी रियासतों के लिए क्या था। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। उसकी 7वीं धारा देशी रियासतों पर थी। 15 अगस्त 1947 से देशी रियासतों के राजाओं के ऊपर ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी, अर्थात देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी और देशी राजा अपनी इच्छा से किसी भी उपनिवेश भारत पाकिस्तान से अपने संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे और उनके राज्यों अंग्रेजी प्रदेशों के बीच डाक, तार, यातायात आदि के संबंध हैं वे पूर्ववत बने रहेंगे जब तक कोई पक्ष उनको समाप्त करने का निर्णय न ले। अब देशी रियासतों के मामलों को और भी जटिल बना दिया गया। बिखरी हुई रियासतें यदि स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती हैं तो भारत की एकता नष्ट हो जाती तथा सुरक्षा संकट ग्रस्त हो जाती। अतः भारत की सरकार को यह जटिल समस्या आज़ादी मिलने की घोषणा के साथ ही महान सरदर्द के रूप में झेलनी पड़ी। फिर सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति हुई और देशी रियासतें को भी पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया। सर्वोच्च सत्ता अब ब्रिटिश सरकार की नहीं थी और अब ट्रावनकोर, हैदराबाद, भोपाल कई रियासतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे देश की एकता खतरे में पड़ गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत के इस बल्कनीकरण की निंदा की और इसके बाद देशी राज्यों की विलय की चेष्टा। कांग्रेस तथा भारत की अंतरिम सरकार नरेशों की स्वतंत्रता के प्रति चिंतित हो उठी। भारत की स्वतंत्रता के निर्णय के साथ ही भारत सरकार के राजनीतिक विभाग का अंत हो गया और उसके स्थान पर भारत की राष्ट्रीय सरकार ने के रियासत विभाग की स्थापना की और इसके मंत्री सरदार पटेल बने और सचिव वीपी मेनन। उन्होंने 565 रियासतों को 15 अगस्त से पहले भारत में मिलाने का फैसला किया। भारत की रियासत विभाग में देशी राज्यों से अपील की कि वे अपनी रियासत के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में मिल जाएं और इसी प्रकार की अपील करते हुए माउंटबेटन ने कहा कि जिस प्रकार से आप अपने प्रजाजन से जिनके कल्याण के लिए आप उत्तरदायी हैं दूर नहीं भाग सकते, उसी प्रकार आप अपने पड़ोसी उपनिवेश भारत की सरकार से भी नहीं भाग सकते। इस समस्या से उत्पन्न होने वाले दूरगामी परिणामों का आभास करते हुए दूरदर्शी सरदार पटेल ने इस समस्या का शीघ्र समाधान के लिए प्रयास किए। 5 जुलाई को उन्होंने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें देशी नरेशों से अपील की गई कि वे विदेशी नीति, यातायात, सुरक्षा से संबद्ध विषय भारत सरकार को सौंप दे। शेष विषयों में वे स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा न होने पर देश में अराजकता फैल जाएगी जिससे सबको हानि होगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार के पटेल के वक्तव्य का समर्थन किया और देशी रियासतों का फिर भारत के संग में विलय हो गया। जो गुत्थी लॉर्ड वेवल ने सुलझा सके, उनकी गंभीर समस्या को लॉर्ड माउंटबेटन के चतुराई, सरदार पटेल की महान राजनीतिज्ञता तथा बीकानेर, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर तथा जयपुर के नरेशों ने देशभक्ति ने कि 2 महीने में ही इस समस्या को हल कर दिया। समस्या की जटिलता को देखते हुए कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यह इतने अल्प समय में सफलतापूर्वक हल कर ली जाएगी। 1947 में सरदार पटेल ने घोषणा की कि सम्राट की सर्वोच्च सत्ता की अब मृत्यु हो गई है। उस पर कोई आंसू नहीं बहाता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं समझा जा सकता कि चूंकि सर्वोच्च सत्ता का विलोप हो गया अतः भारत में सत्ता है ही नहीं। भारत सरकार एक सरकार के रूप में कार्य करना चाहती है और वह भारत के किसी भी भाग में अराजकता पनपते नहीं देख सकती। पटेल की इस घोषणा का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतें भारत संघ में मिल गई। इसके बाद स्वतंत्रोत्तर शामिल होने वाली रियासतें, अब भारत की आज़ादी के बाद भी कई रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, तो वो बाद में भारत की उसमें मिली। जूनागढ़ थी जैसे सबसे पहले, तो उन्होंने वहाँ की जनता को आधार रखा क्योंकि पंडित नेहरू का कहना था कि संप्रभुता राजा में नहीं बल्कि जनता में है। अतः उन्होंने कहा कि और जूनागढ़ में बहुसंख्यक हिंदुओं की थी परंतु वहाँ का शासक मुस्लिम नवाब था।
वह बहुसंख्यक हिंदुओं की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में मिल गया और भौगोलिक परिस्थिति से भी उसे पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहिए था। वहाँ की जनता ने श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और नवाब अपनी रियासत का भार अपने वजीर सर शाहनवाज भुट्टो को सौंपकर पाकिस्तान भाग गया। रक्तपात से बचने के लिए जनता ने भारत में मिलने की इच्छा जताई और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत संघ में मिलाया। इसके बाद हैदराबाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उसमें बड़ी रियासत थी और संपन्न थी। दुर्भाग्य से वहाँ का शासक भी निजाम था और अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहता था और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। या तो वो स्वतंत्र चाहता था या पाकिस्तान में चाहता था। यह भारतीय संघ के मध्यवर्ती राज्यों में था। उसका अलग रहना या पाकिस्तान में मिलना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था और जनसंख्या 80% हिंदू थी जो भारतीय संघ में मिलना चाहती थी। परंतु निजाम ने प्रथम अपनी रियासत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य रखते हुए एक उपनिवेश बनाना चाहा और लेकिन बाद में भारत सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया था कि हैदराबाद को 15 अगस्त से पहले भारतीय संघ में मिलाना कठिन कार्य होगा। अतः भारत के प्रधानमंत्री ने गवर्नर जनरल को हैदराबाद से संधि करने के प्रयास जारी रखने के लिए कहा। भारत के प्रधानमंत्री हैदराबाद के विलय के प्रश्न पर सांप्रदायिक अशांति मोल नहीं लेना चाहते थे। अतः भारत प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर न करते हुए भी यथापूर्ण स्थिति पर निजाम से समझौता करने को तैयार हो गई। लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक दिन पहले राजकुमारों के नेता कासिम रिजवी ने हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम तनाव उत्पन्न करा दिया और इसी अंतराल कश्मीर में समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या कठिन समय में भारत सरकार हैदराबाद पर दबाव नहीं डाल सकेगी और हैदराबाद को स्वतंत्र रूप में इकाई मान्यता प्रदान करेगी, वो ऐसा सोच रहे थे। निजाम ने अपना एक शिष्टमंडल भी दिल्ली भेजा। भारत सरकार ने उसे यथास्थिति पर समझौता करना चाहा या वो पाकिस्तान में मिल जाएगा, उसने ऐसी धमकी दी। और इसके बाद प्रयास करते हुए हैदराबाद को भी भारत की रियासत में मिला लिया और उसके बाद कश्मीर का विलय कर लिया गया। कश्मीर के विलय पर कुछ समस्या हुई थी और जिसके बारे में आपको पता है। जैसे धन्यवाद। कश्मीर की समस्या का जैसे हम सबको पता है कि कश्मीर का राजा हरि सिंह था और वहाँ की जनता मुस्लिम थी और जब जो जनता की अगर बात करते हैं तो वो भी 1947 में मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश के कारण वो तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रभाव में होने के कारण प्रथम भारतीय संघ में मिलने के लिए आनाकानी कर रहे थे और स्वतंत्र इकाई की इच्छा कर रहे थे। परंतु माउंटबेटन ने कश्मीर नरेश को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ब्रिटिश सरकार जम्मू कश्मीर को एक उपनिवेश के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कश्मीर नरेश ने मुसलमानों के आक्रोश से आतंकित होकर पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लिया और यह समझौता हो गया था यथापूर्व। लेकिन पाकिस्तान अस्तित्व में आते ही कश्मीर के राजा को पाकिस्तान में मिलने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी और लूट खसूट करनी शुरू कर दी। कबायलियों को भारी संख्या में भेजना शुरू कर दिया और 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। रियासत की सेना कबायलियों का मुकाबला करने को भेजी गई, परंतु रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने बगावत कर दी और अपने सेनापति को मौत के घाट उतार दिया गया। और आक्रमणकारियों ने वाटर वृक्ष पर अधिकार कर लिया और वे श्रीनगर से केवल 8 मील दूर रह गए थे। इस पर हरि सिंह ने मिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेज दिया। भारत सरकार ने कश्मीर का विलय स्वीकार किया और ये क्या, परंतु शर्त है कि शांति स्थापित होने के बाद राज्य में जनमत करवाया जाएगा। और शेख अब्दुल्ला ने भारत के प्रधानमंत्री के इस निर्णय का समर्थन किया। यह निर्णय 26 अक्टूबर 1948 को लिया गया और इससे कश्मीर का गठन हो गया। धन्यवाद।